आज व्यू 360 में सदर ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम के खिलाफ 2 साला तहकीकात की रिपोर्ट जारी। सदर के मुआवजे का अब क्या इम्कान है? अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। और एक पाकिस्तानी जोड़े का कराची से मोहब्बत का अमेरिका में इजहार। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात की तकरीबन मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन वाशिंगटन में फैली सियासी बेचैनी इससे अब भी खत्म नहीं हुई। 400 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का 3 हफ्ते कबल 4 सफ़हात का खुलासा जारी किया गया था। फैसला इस लिहाज से सदर ट्रंप के हक में आया कि उन इंतखाबात में जीत के लिए रूस से मदद लेने के इल्जाम से बरीउज़िम्मा करार दिया गया, लेकिन इस बारे में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया था कि सदर ने तहकीकात की राह में रुकावट डालने की कोशिश की या नहीं, और इसीलिए हिज़्ब इख्तिलाफ के डेमोक्रेट्स मुकम्मल रिपोर्ट की इशाअत का मुतालबा कर रहे थे। इस वक्त हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, मैंने ये कहा कि तकरीबन मुकम्मल रिपोर्ट आई है, तो सवाल तो बहुत थे, जवाब क्या सामने आए हैं? सारा इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां जवाब मिलने थे वहां मजीद सवालों ने जन्म लिया है और सियासी कशमकश में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई है जिसको मुकम्मल कहा जा रहा है, इसमें बहुत से हिस्से हज़फ शुदा हैं और अब डेमोक्रेट से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो हज़फ शुदा हिस्से हैं इनको भी कांग्रेस के सामने कम से कम लाया जाए, अगर अवाम के सामने नहीं लाया जाता। और जैसे ये रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि रूसी साजबाज तो नहीं हुई, लेकिन शायद सदर ट्रंप ने कुछ ऐसे इकदाम किए जिनसे उन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ट्वीट की और फातिहाना ट्वीट की और कहा कि अब खेल खत्म हो गया है। लेकिन डेमोक्रेट्स कहते हैं कि खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है, और यही वजह है कि सदर ट्रंप अब उन्हें अभी फिर आज सुबह उसका फिर जवाब दिया और कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर उनके हवाले से दीगर लोगों ने जो कहा है वो बिल्कुल बकवास पर मबनी है, वो चीज़ें हुई नहीं। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा है कि जो बातें हुई हैं वो मुझसे मंसूब की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वाशिंगटन में इस पर जो रद्दमल आ रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर मजीद बात करेंगे। सदर ट्रंप ने फातिहाना ट्वीट की और व्हाइट हाउस में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, उन्होंने कहा मेरा दिन भी अच्छा गुजर रहा है। कहा गया है कोई साजबाज नहीं, कोई रुकावट नहीं, कभी थी नहीं और कभी होगी भी नहीं। लेकिन रिपोर्ट में इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुख्तलिफ इक़दामात की निशानदही करते हुए कहा गया है कि सदर ने तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश की और व्हाइट हाउस के वकील डॉन मैगेन को कहा कि वो खुसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर को बरतरफ करवा दें। शैड डे कह रहे हैं कि मैगेन ने सदर के हुक्म को ना माना, लेकिन इससे जाहिर होता है और रिपोर्ट में सदर ट्रंप के अपने अल्फाज में भी कहा गया है कि सदर ने इस तफ्तीश को अपनी ताकत और सदारत के लिए खतरा समझा। रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की राह में रुकावट बनने की कोशिशें सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि सदर के करीबी साथियों ने इनके अहकामात को नजरअंदाज किया। रिपोर्ट सदर को मुजरिम करार नहीं देती, लेकिन उन्हें बरी-उज़्ज़िम्मा भी नहीं करती। रिपोर्ट नतीजा अखज़ करती है कि सदर की इंतखाबी मुहिम और रूस के दरमियान राब्ते तो हुए, मगर किसी मुजरिमाना फेल के शवाहिद नहीं मिले। अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि रिपोर्ट के नताइज ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि सदर ट्रंप या उनकी इंतखाबी मुहिम के किसी एहलकार ने इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की, और अब इस पर मजीद किसी कानूनी चाराजोई की जरूरत नहीं। विलियम बार कह रहे हैं कि इन इक़दामात से इंसाफ की राह में रुकावट डली या नहीं। इसके अलावा भी गैर मुजरमाना नीयत के हक में शवाहिद इस इल्जाम के खिलाफ जाते हैं कि सदर ने किसी बुरी नीयत से तहकीकात रोकने की कोशिश की। लेकिन डेमोक्रेट्स कहते हैं कि सदर के उन तमाम अहकामात की तहकीकात होनी चाहिए जो उन्होंने बज़ाहिर तफ्तीशी अमल में रुकावट डालने की कोशिश में की। जेरी नेडलर कह रहे हैं कि रॉबर्ट मुलर ने साफ तौर पर कहा है कि सदर बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सदर का मुहासबा करे। गैर हज़फ शुदा मुकम्मल रिपोर्ट कांग्रेस के सामने पेश की जाए। माहिरीन का कहना है कि सदारती ताकत का इस्तेमाल करते हुए रुकावट डालने की कोशिशों के सबूत सदर ट्रंप के बकिया दौरे सदारत पर स्याह बादल की तरह छाए रहेंगे। बिल स्वीनी कह रहे हैं कि ये कई हफ्तों और महीनों तक हो सकता है और इससे एक बटे हुए मुल्क में मजीद तफरीक पैदा होगी। अब अटॉर्नी जनरल विलियम बार को कहा गया है कि वो कांग्रेस के सामने पेश होकर मजीद सफाई दें, लेकिन मुमकिन है डेमोक्रेट इस पर इक्तफा न करें।
साकिब, रिपोर्ट हमने देखी। अब जो रॉबर्ट मिलर की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसको महकमा इंसाफ ने जारी किया, उसमें ये तो कहा गया है कि महकमा इंसाफ सदर पे फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकता, और इसकी एक बड़ी वजह यही है क्योंकि महकमा इंसाफ सदर के अंडर ही काम करता है, तो एक तरह से अपने बॉस के खिलाफ वो फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के पास इख्तियार है कि सदर का मुहासबा किया जाए, और ये रिपोर्ट में भी कहा गया है। तो अब डेमोक्रेट्स जो कांग्रेस में बैठते हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या सदर के मुआवजे के लिए अब फिर कोई कोशिश की जाएगी? सारा, जैसे रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये अब अमेरिकी महकमा इंसाफ और कांग्रेस पर मुनहसर है कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए वो। तो अब जबकि महकमा इंसाफ ने कह दिया है कि कोई ऐसे सबूत नहीं है कि जिन पर सदर पर इंसाफ की राह में रुकावट का इल्ज़ाम या जुर्म साबित हो सके, तो अमेरिकी कांग्रेस में जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये चाहेंगे कि शायद इस नुक्ते को उठाया जाए, जिसके लिए कुछ प्रोग्रेसिव कांग्रेस के जो नए रुकन हैं, जिसमें रशीदा तलीब हैं जो मुसलमान कांग्रेस के रुकन है, उन्होंने ये कहा था कि वो सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे, और उन्होंने कुछ एफर्ट की है जिसके लिए कुछ नए अरकान कांग्रेस ने उनका साथ देने की बात की है। लेकिन जो डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर अरकान हैं जैसे कि हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं है। अब चूंकि अगले इंतखाबात सिर्फ 18 महीने दूर है तो इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आगे कांग्रेस क्या करती है, और डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है ईवान में, तो शायद कुछ हो, लेकिन चूंकि सेनेट में नहीं है तो ये बात कोई आगे बढ़ नहीं पाएगी। कम से कम इतना हम जरूर देख रहे हैं कि माहिरीन का ये कहना है कि डेमोक्रेट्स प्रेशर बनाए रखेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप पे। साकिब इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। रूसी मुदाखलत की तहकीकात जो थी, इनकी कवरेज पर सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे। दुनिया भर में सहाफती आज़ादी पे नजर रखने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अब अमरीका को उन मुल्कों में शुमार किया है जहां सूरत हाल परेशान कुन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अमरीका 2018 में सहाफियों के लिए 5 खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक था, और इसकी बड़ी वजह कैपिटल गजेट नामी एक अखबार के दफ्तर पर हमला है जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। इस मरतबा 180 ममालिक पर मुश्तमिल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में अमरीका 45वें से 48वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान और भारत में भी सूरत हाल मजीद खराब हुई। पाकिस्तान 139वें नंबर से 142वें पे, जबकि भारत 138 से 140 के नंबर पे आ गया है। इस रिपोर्ट की तफसील आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों और तालिबान के दरमियान कतर में अमन मुज़ाकरात शुरुका से मुतल्लिक इख्तलाफात के बायस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गए हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाले कतरी इदारे सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज़ के डायरेक्टर सुल्तान बरकत ने ट्विटर पर कहा कि नेक नियति से की गई अनथक कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की शमूलियत यकीनी बनाने पर इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन उनका कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि अमन की ख्वाहिश नहीं, ताहम अभी इसका वक्त बकौल उनके नहीं आया। अब बरकत के मुताबिक मुज़ाकरात उस वक्त खटाई में पड़ गए जब उनकी तरफ से जारी करदा शुरका की फहरिस्त की अफगान सदर अशरफ गनी ने मुखालफत की। नाम ना बताने की शर्त पे एक अफगान ओहदेदार ने भी कहा है कि सदर गनी ने मुज़ाकरात के लिए 250 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द की फहरिस्त दी थी। अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद ने बातचीत के तवा पर अफसोस का इजहार किया है, और दूसरी जानिब तालिबान, जिनकी मुज़ाकराती टीम 14 अफराद पर मुश्तमिल है, उन्होंने अफगान वफ्द के शुरका की तादाद पर सवाल उठाया है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में जुनूबी एशियाई उमूर के तज्जियाकार माइकल कुगलमैन, जिनसे हम अफगान अमल से मुताल्लिक ये हासिल होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ जो है इसके बारे में बात करेंगे। माइकल, हैविंग अ डेलीगेशन ऑफ अबाउट 250 people may have been an effort to create inclusivity by President Ghani, but is this a practical plan? Well, I think that inclusivity is a good thing. You want to get as many key stakeholders as possible in Afghanistan engaging with the Taliban toward an eventual reconciliation and peace process. Though I do think that it risks the problem of just having a lot of disorganization and lack of clarity when you have so many people. It's very difficult to have a substantive conversation when you have so many people at that table. राइट, माइकल कुगलमैन कहते हैं कि 250 अफराद पे मुश्तमिल वफ्द को भेजना एक तरफ तो इस बात की अक्कासी करता है, ये कोशिश अच्छी है अपने तौर पे कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को शामिल किया जाए ताकि सब अपनी बात मेज़ पे ला सकें, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा अगर मुज़ाकरात के लिए माहौल होगा जिसमें इतने ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वो इतना मुनज़्ज़म नहीं हो सकेगा और बातचीत क्लियर तौर से नहीं हो सकेगी। सो माइकल, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर प्रेसिडेंट गनी एट दिस पॉइंट, बिकॉज ही हैज़ टू डिलीवर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम, व्हाट शुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप? Well, the problem is that Ghani is increasingly
struggling to maintain control and influence and power at this time. He has so many opponents, both within the government and outside of the government. And I think that he feels, rightfully so, that as the U.S. Does these talks with the Taliban, it really sidelines Ghani completely. So unfortunately for the president of Afghanistan, he doesn't really have that much left. I think all he can hope for is that this intra-Afghan dialogue is rescheduled at some point soon. And in the meantime, you look toward this planned Loya Jirga at the end of April, which is meant to be a really big deal, to bring together major political leaders in Afghanistan and others to discuss paths towards peace. And I think that really needs to be the next goal, to see that he could try to make that happen. ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक अफगान सदर अशरफ गनी के ऑप्शंस का ताल्लुक है, तो एक तो वो अप्रैल के आखिर में एक लोया जिरगा बुला रहे हैं, तो वो उसको कामयाब बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, और क्योंकि दूसरी कोशिश उनकी यही होनी चाहिए और होगी भी। बकौल माइकल कुगलमैन के जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो जल्द से जल्द दोबारा उसके लिए कोई तारीख का तयन हो सके, उसको किसी तरह से कामयाब बनाया जा सके, उसको कम अज़ कम मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि इस वक्त सदर अशरफ गनी के बहुत से मुखालिफिन हैं, हुकूमत के अंदर भी हुकूमत के बाहर भी, और उनकी कोशिश है सदर गनी की कि वो किसी तरह अपना असर और रसूख जो है वो कायम रख सकें, क्योंकि जहाँ तक अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात की बात है तो गनी हुकूमत बिल्कुल साइड लाइन हुई नजर आती है। Michael, let's move a little bit next door to Pakistan. We saw a major reshuffling of the federal cabinet yesterday, 8 months into the PTI government. What's your take on that? Well, I think it's an indication of whether you want to discuss panic or confusion or whatever the problem may be. I think the timing is very troubling, particularly the fact that the finance minister had to step down. This is a critical time. Pakistan's economy is really struggling. Pakistan is trying to complete negotiations with the IMF for a new deal. So the fact that the finance minister in particular has had to move on now, that is really, really significant, and it suggests the degree to which the powers that be in Pakistan are concerned about who is leading the civilian government at this point. And I think also some of the replacements that we've heard about to fill out the cabinet are known to be close to the military. So I think this could be an effort on the part of the military to try to deepen its already deep footprint in affairs of politics and the state. राइट, सो माइकल कुगलमैन ने कहा कि पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसमें जो अचानक से हमने बड़ी तब्दीलियां देखी हैं, उसमें ज़्यादा परेशान कुन बात सबसे ज़्यादा यही है कि वज़ीर ख़जाना मुस्ताफ़ी होगा, ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत भी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसके अलावा IMF के साथ डील हो रहे हैं। और दूसरी जानिब माइकल कुगलमैन की नज़र में ये सूरत हाल भी नज़र आती है कि पाकिस्तान में उनका कहना है कि फ़ौज सिविलियन सेटअप के अंदर अपना जो पहले से ही असर रसूख था उसको बढ़ाने की मुमकिन है कि कोशिश करी हो, क्योंकि बकौल माइकल कुगलमैन जो क़ुव्वतें पाकिस्तान में इस वक्त हैं वो सिविलियन हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में लगता है कि मजीद सवाल उठा रही हैं और उसके बारे में परेशान है। Michael Kugelman of Wilson Center in Washington DC was with us via Skype. Thank you so much, Michael, for your time. Thank you. पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर हमारी वेबसाइट को लॉग इन करने में किसी तरह से आपको मुश्किल हो रही है तो फिर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट एक क्लिक के जरिए मिल जाएगी। इस हफ्ते व्यू 360 में हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ लेके आए, जिसमें हमने पाकिस्तान में निज़ाम सेहत के मसाइल का जायजा लिया। अद्वियाती कीमतों में परेशान कुन इजाफा, एम्बुलेंसों की कमी, सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान, ये वो मुश्किलात हैं जिनसे आप में से बेशतर लोग मुतासर होते हैं हर रोज ही। लेकिन हमने रिलीफ की बात भी की। हुकूमत की जानिब से सेहत सहूलत कार्ड का मंसूबा तवक्को है कि 8 करोड़ अफराद के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतों तक रसाई को मुमकिन बनाएगा। अब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बजट का 1% से भी कम सेहत पे खर्च करती है। माहिरीन के मुताबिक ये शोबा सूबों को देने का फायदा ये हुआ है कि इस सेक्टर पर अब मजीद पैसा खर्च हो रहा है, मनसूबाबंदी भी बेहतर हुई है। लेकिन तहकीकातदानों के मुताबिक वफाक की तरफ से कोऑर्डिनेशन में कमजोरी है और सूबों की जानिब से इस शोबे की मौसर निगरानी फिलहाल नहीं हो पा रही, जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन से ये शोबा सियासी असर रसूख का निशाना भी बन रहा है।
हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक बड़ी कामयाबी माहिरीन के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी मिडवाइफ्स का प्रोग्राम है और मजीद बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आमिर इकराम से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया व्यू 360 के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि पाकिस्तान में जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ के इंडिकेटर्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वैक्सीनेशन की कवरेज भी पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश से अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे 85% वैक्सीनेशन कवरेज है, पाकिस्तान में 65% के करीब है। बेहतरी के लिए अगर आप कोशिश करें तो आपको कहाँ ज़रूरत नज़र आती है कि अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो कुछ मामला जो हैं जल्दी संवर सकते हैं, पब्लिक की जो मुश्किलात है कुछ कम हो सकती हैं? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आई थिंक वो द प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, एंड उनको ऑलरेडी दे वांट टू इंक्रीज हेल्थ बजट। आपको पता है इस वक्त 0.6 to 0.7% पे चल रहा है और दे इंटेंड इंक्रीजिंग इट टू 3% विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें इस पे हो चुकी हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक मैटरनल स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ एंड ऑल दोस, इस पे एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई गई है और आई थिंक क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो पाकिस्तानी है जिनको शामिल किया गया, एंड अलॉन्ग जितनी भी हमारी लोकल स्ट्रेंथ है उनको यकजा किया जा रहा है। तो वी आर क्वाइट श्योर दैट वी विल एड्रेस ऑफ इश्यूज। बहुत सारी चीजें एकदम नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू डू द थिंग्स इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में अगर आप मुझे कोई एक ऐसा हमारे व्यूअर्स को बता सके, सीक्वेंस में शुरू कहाँ से होना चाहिए? जाहिर है बहुत लंबा मंसूबा होगा, लंबी डिटेल्स होंगी, शुरू कहाँ से किया जाए आपके ख्याल में? देखिए सबसे बड़ी बात तो इस वक्त है कि आई थिंक वी नीड वेरी प्रिसाइज डेटा एज फार एज एनी पॉलिसी मेकिंग अ डायरेक्टेड पॉलिसी इज कंसर्न्ड। तो इस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स जस्ट 1 year plus टाइम दैट आई वाज गिवन द चार्ज ऑफ नेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने जितनी भी स्ट्रेंथ थी रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ पूरे मुल्क में उनको यकजा किया और खासी हद तक स्ट्रेंथन किया फर्दर। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने पब्लिक हेल्थ लैब्स बनवाई हैं डिफरेंट सूबों में। सेंट्रल लेवल पे हमने एक सेंट्रल हब बनाया है, IT हब बनाया है, साथ में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिसमें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सारी ट्रेनिंग लाइक इमरजेंसी रिस्पांस है, इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम्स, और इसमें हम वी आर क्लोजली वर्किंग विद पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एंड CDC अमेरिका इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये बताइए आम लोग जब अस्पतालों में जाते हैं और इन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं तो उनकी एक बड़ी ये शिकायत भी होती है कि वो करप्शन देखते हैं और रिपोर्ट्स भी इस तरह की सामने आती हैं। अब आपने जिस तरह बात की कि बजट में उसका हिस्सा बढ़ाया जाए, क्या पैसा बढ़ा देना ही आंसर है? क्योंकि करप्शन को आप कितना जिम्मेदार ठहराएंगे मसाइल के लिए? आपने बड़ी प्यारी बात की है। आई थिंक पैसा बढ़ा देना मे भी अगर 10% भी आ जाए, लेकिन बात यह है कि आगे उसको डील कैसे किया जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग आई कैन अगेन गिव एग्जांपल ऑफ वन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो 50 साल से था और फ्रेंकली ओवर द इयर्स बहुत डिटीरियोरेट हुआ फंक्शन। बिना पैसा गवर्नमेंट का खर्च किए हमने अपनी सारी स्ट्रेंथ यकजा की NIH में और हर चीज़ को फॉर्मुलेट करना शुरू किया। यही हाल डिफरेंट हॉस्पिटल्स का। आई मीन मेरा इस वक्त तकरीबन 32 साल का तजर्बा है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे से छोटे शहर में भी जाके अस्पतालों को फंक्शनल देखा और मजीद बेहतर करने की कोशिश की। यही पॉलिसी आई थिंक एट द नेशनल लेवल, और इसमें आई थिंक जो हमने मॉडल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि इस्लामाबाद में जैसे पिम्स और पॉली क्लिनिक हैं, इनको उस लेवल पे लेके जाया जाए कि रोल मॉडल बनाया जाए पूरे मुल्क के लिए ताकि फेडरल लेवल पे हो और उनको फॉलो किया जाए थ्रू द कंट्री। एंड डेफिनेटली जो आपका पॉइंट है करप्शन, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड एट ऑल द लेवल्स। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, these are the mandatory elements for anything to follow success. थैंक यू सो मच। डॉक्टर आमिर इकराम हमारे साथ थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इस हफ्ते ये पूरी सीरीज पेश करने का हमारे नाजरीन के लिए हमारा मकसद यही था कि ये एक बहुत अहम इशू है जिस पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि इससे सभी पाकिस्तान में इफेक्ट होते हैं। अब आपने देखा कि जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, वो पुरुमीद नज़र आए, उन्होंने जो बातें हमें बताई वो एक अच्छी तस्वीर पेश करती हैं। अब आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम जानना चाहते हैं, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और हमें बताइए कि आपने अपने इलाके में अगर कोई बेहतरी देखी है निज़ाम सेहत में तो वो भी हमसे शेयर कीजिए, और अगर मसाइल देख रहे हैं तो उनके बारे में भी ज़रूर बताइए। कहते हैं आप किसी इंसान को उसके आबाई शहर से तो निकाल सकते हैं लेकिन उसके दिल से वो शहर नहीं निकाला जा सकता।
برسوں پہلے کراچی سے امریکہ ایک جوڑا آیا اور وہ اپنے آبائی شہر کی یادوں کو یہاں ایک بڑے خوبصورت انداز سے زندہ رکھے ہوئے ہیں. اس کی کہانی لے کے آئے ہیں آج آفتاب بورڈ کا. ریاست مشیگن کے شہر ویسٹ بلوم فیلڈ کی یہ چھوٹی سی گلی ویسے تو کسی بھی عام سڑک جیسی ہے، لیکن اس کا نام بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس سڑک کا نام کراچی اسٹریٹ رکھنے کے پیچھے سلیم شکور اور ان کی بیوی تسلیم کا ہاتھ ہے. تقریباً 10 سال پہلے انہوں نے ایک ویران علاقے کو خرید کر اسے ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنانے کا خواب دیکھا تھا. جب اپنے نئے گھروں کے باہر بننے والی سڑک کا نام رکھنے کا وقت آیا تو انہیں اپنی شہری حکومت سے اس نئے نام کی تجویز کو منظور کرانے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا. جب سٹی نے اپروو کیا تو سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے، اس کو روڈ کمیشن میں جاتا ہے. روڈ کمیشن جو ایکچوئل روڈ کو اپروو کرتی ہے، روڈ کمیشن میں پھر کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوا، ان کے بھی 7 ووٹ یس میں آئے اور پھر اپروو ہو گئی. سلیم کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کی تعمیر کے دوران کام کرنے والے مزدور ان کو بتاتے تھے کہ تقریباً ہر روز انجان لوگ اس سڑک کو دیکھنے آتے تھے، جو ان کے لیے ایک انوکھی بات تھی. وہ مجھ سے کہنے لگے کیوں اتنے لوگ آتے ہیں، 3 4 5 لوگ تو ضرور آتے ہیں اور گاڑی میں سے اترتے ہیں باقاعدہ اور کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تصویر لیتے ہیں، اور ایسے ایک دن نہیں ہوتا، ہر روز جب سے ہم کام کر رہے ہیں جب سے یہ ہو رہا ہے. عراق سے تعلق رکھنے والے سلیم کے پڑوسی جبران مینا کا کہنا ہے کہ خود ایک تارک وطن ہونے کی حیثیت سے اس اسٹریٹ کے نام کی ان کے لیے بہت اہمیت ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسا کرنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے. کراچی کو چھوڑے 30 سال گزرنے کے باوجود کراچی کی یادیں اب بھی سلیم کے ذہن میں محفوظ ہیں. اپنے گھر کے باہر لگا کراچی کا نام انہیں اپنے بچپن میں جوڈو کراٹے کی ٹریننگ، اسٹوڈنٹ بریانی اور دوستوں اور رشتہ داروں کی یاد دلاتا رہتا ہے. اور یہی وہ ورثہ ہے جسے نہ صرف وہ خود محفوظ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کراچی اسٹریٹ سائن کی مدد سے یاد دلانا چاہتے ہیں. بہت سے میں نے دیکھا وہ اپنا نام سیم چینج کر دیتے ہیں. کوئی محمد سے مو کر دیتا ہے. میں دوستوں بولتے تھے محمد بہت پیارا نام ہے، تم اس کو جو صحیح نہیں بولتے بولو محمد بولو، مجھے مو نہیں کرو. تو یہ چیز ہے جو آگے ہمیں پاس کرنی چاہیے، اور اسی کا یہ ہمارا مین کانسیپٹ بھی تھا. بچوں کو میرا ان کو پوائنٹ یہ تھا کہ جب ان کے بچے ہوں گے تو جب وہ جیسے ہیریٹیج جو ہے تو ایٹ لیسٹ کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کے فور فادر یا گرینڈ فادر ہی کیم فرام پاکستان اینڈ ہی بلڈ دس سب ڈویژن ود دا اسٹریٹ نیم کراچی اسٹریٹ. آفتاب بورکا، وائس آف امریکہ، ویسٹ بلوم فیلڈ، مشیگن. اور جانے سے پہلے ہر جمعے کی طرح ہالی ووڈ ہائی لائٹس. ٹائم میگزین نے 2019 کے بااثر ترین افراد کی لسٹ میں ہالی ووڈ سے کئی آرٹسٹوں کو نہ صرف فن کے شعبے میں متاثر کن ترین شخصیات میں شامل کیا ہے بلکہ ٹیلر سوئفٹ، لیڈی گاگا اور ڈائریکٹر اسپائک لی کو آئیکن کی لسٹ میں شامل کیا ہے، جنہوں نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی. انٹرٹینمنٹ کے شعبے کے متاثر کن ترین افراد میں ڈوین دی راک جانسن، میوزک پروڈیوسر خالد، کیپٹن مارول بری لارسن، مصری نژاد آسکر ونر رامے ملک اور کورین پاپ بینڈ BTS بھی شامل ہیں. کے پاپ بینڈ BTS کو ملا ہے ایک اور اعزاز. ان کے گانے بوائے ود لو نے یوٹیوب کے ویورشپ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. صرف 24 گھنٹوں میں یہ گانا تقریباً 75 ملین بار دیکھا گیا. اس سے پہلے یہ ریکارڈ کورین گرل بینڈ بلیک پنک نے حال ہی میں بنایا تھا، جب ان کے گانے کو 57 ملین مرتبہ یوٹیوب پر دیکھا گیا تھا. دوسری طرف HBO کی ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے. 8ویں سیزن کی پہلی قسط کو 17.5 ملین افراد نے دیکھا. اس سے پہلے تقریباً 12 ملین ویوز کا ریکارڈ تھا. اس ہفتے پاپ آئیکن بیونسے نے اچانک 40 گانوں پر مبنی البم ریلیز کر کے فینس کو حیران کر دیا. یہ البم امریکی میوزک فیسٹیول کوچیلا میں ان کی لائیو پرفارمنس پر مبنی ہے. اسی پرفارمنس پر مشتمل ڈاکومنٹری فلم ہوم کمنگ بھی ساتھ ہی نیٹ فلکس پر ریلیز کر دی گئی ہے. وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.